आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंट आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने प्रतिशत आयनिक करेक्टर है, कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, उसको कैलकुलेट करने के लिए टू टाइप के फॉर्मूले, ठीक है ना। एक तो होता है बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट, एक होता है हेनी स्मिथ इक्वेशन, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं मेथड फर्स्ट, देखो बाय डाइपोल मोमेंट, बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट तो सब जानते ही हो क्या होता है ना, पढ़ रखा है ना पढ़ने। तो देखो परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। देखो ये होता है परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल, यह होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, म्यू ऑब्जर्व ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। देखो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो अपन बात करें म्यू कैलकुलेटेड की, देखो डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन करिए ना अपन ने, ये क्या कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है। देखिए थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट या फिर कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट या फिर कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। देखो इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे कैसे करोगे, देखो म्यू कैलकुलेटेड इक्वल QD, अपन ने लिख रखा था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट तो हमेशा गिवन होगा, अगर आपसे परसेंट आयनिक करेक्टर की कैलकुलेशन करवाई जाती है तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट तो हमेशा आपको क्या होगा, दिया होगा। जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है वो उसके लिए डाटा दिया होगा, क्योंकि अपन को पता है कि Q तो क्या है, चार्ज सेपरेशन है, और D क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। देखो ये तो क्या चार्ज सेपरेशन, और D क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो AB टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अपन देख लेते हैं कि जो D आ रहा है, D मान लिया अपन ने कि 1.2 एंगस्ट्रॉम, इस मॉलिक्यूल के लिए D कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉम है। और आपने मान लिया कि इस मॉलिक्यूल के लिए जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है वह मान लेते हैं कि 1.2 dy है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना मान लिया, 1.2 dy। अब आपको देखना है कि परसेंट आयनिक करेक्टर कितना होगा, परसेंट आयनिक करेक्टर। तो AB मॉलिक्यूल है, AB में आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे दी, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया, और आपसे क्या पूछा है, परसेंट आयनिक करेक्टर कितना होगा, ठीक है ना। तो भाई क्या होगा, ध्यान देना, ऑब्जर्व आपको dy में दिया ना, तो आपको जो कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट होगी dy में निकालना पड़ेगा। यूनिट ऊपर नीचे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले म्यू कैलकुलेटेड देख ले, म्यू कैलकुलेटेड इक्वल QD। देखो सिंगल बॉन्ड है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रखना है, डबल हो तो 2 के बराबर, ट्रिपल हो तो 3 के बराबर। कौन सा है, सिंगल है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रखना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको किस में चाहिए, dy में, तो आप ESU सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लो, उसको dy में कन्वर्ट कर देंगे। तो ESU सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना होगा, 4.80 इंटू 10, 4.8020 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। देखो 1.2 एंगस्ट्रॉम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर में। तो 10 के पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो देखो ये होगा 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 8
देखो ये सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो गया, म्यू कैलकुलेटेड इक्वल देखो 4.8020 इंटू 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और हमें पता है कि 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इक्वल 1 dy होता है ना, इसका मतलब हो गया 4.8, लगभग इतना ही है 4.8020 dy, यहाँ का तो लगभग 4.8 dy। तो कुल मिलाकर ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अपने पास आ गया, कितना आ रहा है 4.80, लेकिन ऑब्जर्व कितना आ रहा है 1.2, कैलकुलेटेड तो 4.8 हो गया, ऑब्जर्व कितना है 1.2 dy है ना, डी लिखना। तो देखो परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल कितना होगा, देखो 1.2 अपॉन 4.8 हो गया ना, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व 1.2 अपॉन कैलकुलेटेड कितना रहे 4.8 इंटू 100 इक्वल कितना आ गया 25%। अच्छा, परसेंट आयनिक करेक्टर प्लस परसेंट कोवेलेंट करेक्टर इक्वल 100 होता है हमेशा। परसेंट आयनिक प्लस परसेंट कोवेलेंट कितना होता है 100। इसका मतलब अगर आपको परसेंट कोवेलेंट चाहिए ना तो आप 100 में से माइनस कर लो। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। सो परसेंट कोवेलेंट करेक्टर इक्वल 100 माइनस 25 इक्वल 75%। तो देखो अपन ने यहाँ पर हेडिंग तो ये डाला है परसेंट आयनिक करेक्टर, लेकिन ये कोवेलेंट भी निकाल सकते हो। कैसे, आयनिक निकाल लो, आयनिक को 100 में से माइनस कर लो तो क्या जाएगा कोवेलेंट आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है कि इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको, है ना, करो देखो इसको नोट। वो इसलिए लिया ना क्योंकि अपन को डी वाई में चाहिए था, है ना, क्योंकि डी वाई में चाहिए था। अब ईएससी में कन्वर्ट करते हैं, डी वाई में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है ना, इसलिए। हाँ, डबल होता तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते, ठीक है ना, ट्रिपल होता तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते, सिंगल है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेना है ना। करो नोट देखो। हो गया, कर ले सबने, किसी को डाउट तो नहीं आता। तो फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया होगा कि आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर किस प्रकार से निकालोगे, परसेंट आयनिक करेक्टर, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है मेथड सेकंड। देखो बाय हेनी स्मिथ इक्वेशन, बाय यूजिंग हेनी स्मिथ इक्वेशन देखो ध्यान देना, परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल, देखो यहां पर होता है 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ये होता है। देखो डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। एक बॉन्ड के जो 2 एटम है ना, जैसे ए बी है, तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। तो देखो डेल्टा ई एन का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। समझ में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। जो 2 बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, वो डेल्टा ई एन होता है। किसी को कोई डाउट है क्या आता है, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आप यहां पर जैसे एग्जांपल अपन देखें, सपोज करो हमको बात करना है OH बॉन्ड। आपको इस OH बॉन्ड के अंदर परसेंट आयनिक करेक्टर देखना है कितना होगा। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो गई, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 सब बता रखा है ना, हाइड्रोजन कितनी 2.1। तो इसके लिए जो डेल्टा ई एन है डिफरेंस, और इसमें जिसको माइनस कर लो 3.5 माइनस 2.1
इक्वल कितना होगा, कितना 1.4, यही होगा ना। तो आपको परसेंट आयनिक करेक्टर चाहिए तो डेल्टा ई एन आपको मिल ही गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो देखो 100 परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। देखो 16 इंटू डेल्टा ई एन के स्थान पर 1.4 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन के स्थान पर कितना रखना है 1.4। अब इसका स्क्वायर करोगे, अब आगे सॉल्व कर लेना। जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आपको परसेंट में मिलेगा। जो आंसर आएगा डायरेक्टली किस में मिलेगा, परसेंट में मिलेगा। किसी को कोई डाउट है क्या? देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, देखो ध्यान देना, हमने लिया जैसे पीएच बॉन्ड, देखो पीएच बॉन्ड इन पीएच3, पीएच बॉन्ड इन पीएच3, पीएच3 में पीएच बॉन्ड में आपको परसेंट एस करेक्टर, परसेंट आयनिक करेक्टर चाहिए। भाई फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रखी है ना 2.1, नाइट्रोजन की 2.1, तो डिफरेंस डेल्टा ई एन कितना आ गया 0, डिफरेंस 0 आ गया। तो देखो परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल, देखो कितना होगा 2.1 डेल्टा ई एन 0 आ गया, यहाँ पर 0 रखना है डेल्टा ई एन के स्थान पर। तो देखो 16 इंटू 0 प्लस 3.5 इंटू 0 का स्क्वायर, ओवरऑल 0% हो गया ना। करने का मतलब पीएच बॉन्ड के अंदर 0% आयनिक करेक्टर होता है, इसका मतलब पीएच बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है। देखो 0% आयनिक करेक्टर, ऐसे लिख दे 100% आयनिक करेक्टर, परसेंट आयनिक करेक्टर इन पीएच बॉन्ड इक्वल 0%, दैट इज परसेंट कोवलेंट करेक्टर इक्वल क्या होंगे, कितने होंगे 100%। इसका मतलब पीएच बॉन्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। पीएच बॉन्ड क्या होता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसके अंदर कोई आयनिक करेक्टर नहीं होता, ठीक है ना। तो पीएच बॉन्ड इज ए प्योर कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि यहां पर आपको बता देता हूं मैं कि अगर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाए तो कंप्लीट बराबर नहीं होती, इनमें डिफरेंस है नाम मात्र का। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी से अधिक है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, इसलिए अपन ने क्या मान लिया, लगभग बराबर मान लिया, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस के हाइड्रोजन से थोड़ी सी क्या होते, ज्यादा होते। इसी वजह से जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही निकालोगे। देखो पीएच3 में देखो बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन पीएच3, देखो H+3 -3, ठीक है ना। ड्यू टू रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस के हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पीएच3 में फॉस्फोरस के -3 है, हाइड्रोजन के +1 है, यह आता है। किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर चेक करनी हो तो आप वहां पर ये मत करना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 0 कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली बराबर है ही नहीं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर लगभग अपन ने क्या मान लिया, बराबर मान लिया और डेल्टा ये 0 कर दिया। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो यदि हम जैसे अपन एक केस और लेके देखते हैं, ये कर रखा है ना सबने, ऊपर वाला लिख रखा है सबने, देखो एक केस और लेके देखते हैं। जैसे अपन बात करें HCl मॉलिक्यूल की, HCl, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की 3.0, डेल्टा EN कितना आ गया 0.9, तो परसेंट आयनिक करेक्टर चाहिए, परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल देखो 16 इंटू क्या होगा 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसको भागी कर लेना आप सॉल्व, 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 0.81, आगे सॉल्व कर लेना, आंसर आपको परसेंट में
मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, अगर हम किसी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, तो डिफरेंस 0 हो गया, मतलब परसेंट आयनिक करेक्टर 0 होगा, परसेंट कोवेलेंट करेक्टर 100% होगा। ठीक है ना। तो देखो, फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, लाइक O2, N2, Cl2, H2, Br2 एटसेट्रा। ठीक है ना। फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक O2, N2, Cl2, H2, Br2 एटसेट्रा, इनकी अगर बात करें तो डेल्टा En क्या हो गया? डेल्टा En भाई 0 हो गया। डेल्टा En 0 हो गया तो परसेंट आयनिक करेक्टर कितना होगा? 0%। तो परसेंट कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? परसेंट कोवेलेंट करेक्टर कितना होगा? 100%। यहां पर होगा 100%। तो किसी मॉलिक्यूल में या किसी बॉन्ड के अंदर परसेंट आयनिक करेक्टर, परसेंट कोवेलेंट करेक्टर, इनके कैलकुलेशन कर सकते हो ना। कैलकुलेशन के कितने मेथड है? 2 मेथड। कौन कौन से? डाइपोल मोमेंट और हेनरी स्मिथ इक्वेशन। इन दोनों के बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई डाउट है क्या किसी को? है ना। करो, देखो नोट इसको।